बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 फाइलेटिक लीनिएज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं कभी आया, लेकिन ये है कि दो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक है फाइलेटिक लीनिएज, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है वो है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है सारा हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है या फॉसिल्स जो रिकॉर्ड है वो आप किस तरह से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और बाज़ ऐसे भी मौक़े आते हैं कि जब आप कहते हैं कि हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है तो उसकी वजह क्या होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट जो चंद पॉइंट्स हैं वो हैं कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कितनी स्पीशीज़ हैं, और उसके अंदर मज़ीद हमने कुछ उसको बयान किया कि इंसेक्ट्स कितने होते हैं, वास्कुलर प्लांट्स कितने हैं, और वगैरह वगैरह। हम शुरू करते हैं सबसे पहले फाइलेटिक लीनिएज। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फाइलेटिक किसे कहते हैं? तो बेसिकली फाइलेटिक का मतलब होता है ट्राइब, कबीले को कहते हैं। ये लफ्ज़ निकला लाइन और एज को मिला के। लाइन रास्ते को कहते हैं और एज वक्त के लिहाज से, कि एक ट्राइब एक वक्त के लिहाज से एक कबीला कैसे बना। तो अगर आप इसको बायोलॉजी की ज़ुबान में कहेंगे तो इसको यहाँ पे आप ट्राइब नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे एवोल्यूशनरी चेंज कौन सी आई है, कि एक कबीला जब बनता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग्स आती हैं और किन किन मराहिल से वो गुज़रता हुआ वो आगे उसकी एवोल्यूशन होती है, वो सब कुछ आप यहाँ पे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके बेसिकली 3 पोर्शन हैं। वो कहता है कि इन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, के बेसिकली ये जो फाइलेटिक लीनिएज होता है ये एक सीरीज़ है स्पीशीज़ की जिसका तसलसल टूटता नहीं है। अब ये किस तरह से, ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में नीचे वजाहत करूँगा। एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बन जाएगा। अनब्रोकन, ना टूटने वाली सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, चाहे वो इंसानों की हो, जानवरों की हो या प्लांट्स की हो। अरेंज इन द एंसेस्टर, जो कि एंसेस्टर जो अरेंज होती है अपने आबाओ अजदाद से, और वो नीचे की तरफ आती है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी तरफ आती है। मतलब आप ये समझ लें कि एक बच्चा है, वो जो सीरीज़ शुरू होती है उसके दादा से अगर आप देखें तो दादा के बाद उस बच्चे का वालिद आता है, वालिद के बाद वो खुद आता है, देन आगे उसकी आगे पूरी जनरेशन वहाँ से। तो ये सारी जो दादा से लेकर उस बच्चे तक और उससे आगे जा रही है, इसे कहते हैं एंसेस्टर, और डिसेंडेंट्स तक वो चली जाती है। इन विच विद ईच लेटर स्पीशीज़, हर बाद में आने वाली जो स्पीशी होती है, हैविंग एवॉल्व, वो निकली होती है, वो पैदा हुई होती है, फ्रॉम द वन, उस एक में से, इमीडिएटली प्रीसीडेड, जो कि उससे पहले होता है। अब ये तो इसका एक लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने कर दिया। अब समझने के लिए क्या है कि जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है ABCDE। ये A जो है यहाँ पे, आप ये देखें कि जो A है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे हो गया हमारा एंसेस्टर, और B जो हमने यहाँ पे नीचे ड्रा किया वो उसका डिसेंडेंट हो गया। तो CDE की हम एग्जांपल लेते हैं। आप ये देखें कि पहली बात हमने पढ़ी कि अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशी, ये जो सारी A से लेकर E तक जो स्पीशी आ रही है, ये सारी ABCD, ये बेसिकली ऐसे बना A, देन इससे निकला B, देन C, फिर से D, और उसके बाद E। ये पूरा एक चैन बन गया, ये सारी की सारी एक सीरीज़ बन जाती है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशी अरेंज्ड इन दी, जो कि अरेंज हुई होती है इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। अब ये देखें कि A जो है, अगर आप A और B का मवाजना करें, A यहाँ पे इसका एंसेस्टर हो गया, B उसका डिसेंडेंट हो गया। डिसेंडेंट कहते हैं बाद में आने वाले को। अगर आप यहाँ पे आप देखें A और B हो गया, अब आप B और C को देखें। B और C में अगर आप देखेंगे कि ये जो B है ये हो गया इसका एंसेस्टर, C क्या हो गया, डिसेंडेंट। अगर आप C और D को देखेंगे, C एंसेस्टर हो गया, D डिसेंडेंट हो गया। D और E को अगर आप देखेंगे, D एंसेस्टर हो गया, E उसका क्या हो गया, डिसेंडेंट हो गया। इसी तरह A क्या हो गया, अगर आप ओवरऑल बात करें तो A हो गया एंसेस्टर और E क्या हो गया, डिसेंडेंट। तो ये पूरी एक अनब्रोकन सीरीज़ है स्पीशीज़ की, ना टूटने वाली, अरेंज्ड इन दी एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, जो कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट में A से E की जानिब क्या होती है, वो अरेंज होती है विद। अब अगली बात देखें, इसका इस डेफिनेशन का लास्ट जो पोर्शन आता है, विद ईच लेटर स्पीशी, हर बाद में आने वाली स्पीशी। अब आप ये देखें, मैं यहाँ पे दोबारा से आपको ड्रा करके बताता हूँ
बाद में आने वाले से मुराद क्या है? ये अगर ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। आप ये देखें कि अगर आप ए और बी को देखें, ए और बी में बाद में आने वाला कौन सा है? बी, ठीक है। अगर आप यहाँ से डी और ई को देख लें, बाद में आने वाला कौन सा है? ई। बाद में आने वाले को डिसेंडेंट कहते हैं। बुक वाला लिखता है कि विद ईच लेटर स्पीशीज, हर बाद में आने वाली स्पीशी, यहाँ पे बाद में आने वाली बी है, डी और ई में बाद में आने वाली ई है। लेटर स्पीशीज हैविंग एवॉल्व फ्रॉम वन, ये निकली हुई होती है इमीडिएटली प्रीसीडेड, जो कि इससे पहले होती है। मतलब बी किसे निकला होगा? फिर ए से। सी किसे निकला होगा? बी से। ये डी किसे निकला होगा? सी से। और ये जो ई आखिर में डिसेंडेंट ड्रा की, ये किसे निकला होगा? डी से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंसेप्ट कि हमने ए बी सी डी की एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की कि इन तीनों पॉइंट्स को आप किस तरह से कवर करते हैं। अच्छा, हम बिला ताखिर आगे चलते हैं। आगे आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइलेटिक लीनिएज। तो आपकी बुक में ये दूसरे पैराग्राफ में बड़ा वाजे करके लिखा हुआ है कि लाइफ टुडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लीनिएज इवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग द रिमोट पास्ट। कहते हैं कि जो ज़िंदगी है ये फाइलेटिक लीनिएज की तरह पूरा, इसका भी एक मैकेनिज़्म है कि पहले एंसेस्टर थे, उसके बाद डिसेंडेंट आए और चलते 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 बात यहाँ तक आ पहुँची है। लाइफ टुडे, आजकल की जो ज़िंदगी है, हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो हमारे से वजूद में आई थ्रू फाइलेटिक लीनिएज। इसी फाइलेटिक लीनिएज के ज़रिए से, इसी एक अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, मतलब एक चैनल, एक चैन सा बना हुआ है जो कि टूटता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, वो ये थी कि सबसे पहले लफ्ज़ उसने लिखा हुआ है अनब्रोकन। ये इसकी शर्त है कि फाइलेटिक लीनिएज के अंदर जो सीरीज़ होती है वो अनब्रोकन, उसमें से अगर एक भी कोई आपका मिस हो गया, अगर ए बी, अगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं ए बी सी डी, अगर इसमें से बी, हम इसको, हमारे पास बी का रिकॉर्ड नहीं है, तो कभी भी आप नहीं बता सकते कि, आप इतना तो बता सकेंगे कि ए से क्या हुआ? बी पैदा हुआ। अब बी से आगे नस्ल चलती है तो सी आया और डी आया। अब इतना अगर आप उल्टा शुरू करें तो आपको पता है कि डी किसे इवाल्व हुआ? वो सी से हुआ, ये तो हमें पता लग गया। अब सी किसे इवाल्व हुआ? बी से हुआ, लेकिन बी का आपके पास कोई इल्म नहीं है, तो यहाँ पे आके वो सीरीज़ टूट जाएगी। और जो ही सीरीज़ टूटती है तो फाइलेटिक लीनिएज सारे का सारा धर्म भरम हो जाता है, वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है। तो फाइलेटिक लीनिएज के लिए लाजमी जो बात है वो क्या है कि सीरीज़ में होना चाहिए। सीरीज़ तभी बनती है, जो सीरीज़ तब बनती है जब पूरा ऐसे चैन बना हो, उसमें कोई भी उसका पोर्शन टूटा हुआ ना हो दरमियान से। तो थ्रू फाइलेटिक, आजकल की ज़िंदगी जो है, आप फाइलेटिक लीनिएज से वो सारा आप उसे स्टडी कर सकते हैं। वो उसी तरह अरेंजमेंट है उसकी। इवॉल्विंग पॉपुलेशन, हर एक के अंदर क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है वो इवॉल्व हो रही है, किससे? उससे पहले वाली से। डी किसे इवॉल्व हुआ? सी से। सी किसे हुआ? बी से। बी किसे इवॉल्व हुआ? ए से। हर बाद में आने वाला अपने फ़ौरन पहले वाले से इवॉल्व हुआ। लिविंग इन द रिमोट पास्ट, आप पास्ट से देखकर अभी तक अगर आप चलेंगे, ये इसने यहाँ पे बात को कंप्लीट ऐसे किया है, पास्ट का उसने जिक्र किया और साथ में लाइफ टुडे का जिक्र कर दिया। पास्ट से लेकर आज तक सारे का सारा आप इल्म कहाँ से हासिल कर सकते हैं? फाइलेटिक लीनिएज से। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे हम अभी से ज़रा सा इसको टर्न देंगे और हम आएंगे पहले पैराग्राफ की तरफ जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का जिक्र है। लेकिन उससे पहले एक बात है कि एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशी। सवाल ये पैदा होता है कि जब भी किसी चीज़ में इर्तिका आता है, जब भी किसी चीज़ के अंदर आप ये समझें कि एक चीज़ से नई चीज़ पैदा होती है, नई चीज़ बनती है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? इट ऑफन प्रोड्यूसेस, इससे पैदा होते हैं न्यू स्पीशीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की न्यू स्पीशीज़ पैदा होती हैं एंड देन इंक्रीज़ बायोडाइवर्सिटी, और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। अब सवाल ये पैदा हुआ, हमने ये इस टॉपिक में पढ़ा कि लाइफ, आजकल की ज़िंदगी का ताल्लुक़ रिमोट पास्ट, मतलब पास्ट से भी है, वहीं से चीज़ें इवाल्व होकर यहाँ तक पहुँची हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई चेंज आती है, जब एवोल्यूशनरी चेंज आती है, तो उससे फ़ायदा क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड दी वैरायटी, ना सिर्फ तादाद का बढ़ना बल्कि वैरायटी का भी बढ़ना। किसका? ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस, एक जगह पे रहने वाली स्पीशीज़ जो होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की होंगी। आप ये देखें कि अगर कोई आप ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल ले लें, आप सपोज़ करें कि आपके जो फोर फादर थे, उन वहाँ से सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि ये एक फैमिली के फोर फादर थे, इनसे ये इनका आगे से एक घर में बेटा पैदा हुआ, ठीक है। यहाँ से उनके दो बेटे थे, एक ये वाला, इसका नाम था ए, एक का नाम था बी। अब ए के घर मज़ीद तीन बेटे पैदा हो गए, 1, 2 और
3, और बी के अगर पैदा हुए और बेटे, उसका नाम था सपोज आप कर लें 7, 8 और 9। अच्छा, अब ये देखें कि इस पॉइंट, ये जो दादा बूथ है जो यहाँ पे मैंने ड्रा किया, ये डॉट सा बना के फोर फादर। अब आप ये देखें यहाँ से आगे जनरेशन बढ़ रही है, न्यू स्पीशीज या न्यू लोग इवॉल्व हो रहे हैं, और साथ में यहाँ पे एक इवाल्व हुआ, इसके 2 बेटे थे, ये 2। अब आगे जाए, जो आप आगे चलेंगे तो इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और साथ में इनके अंदर वैरायटीज़ बढ़ती जा रही हैं। ठीक हो गया। इनके करैक्टर जो होंगे, हमेशा ऐसा होता है कि मियोसिस की वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन होती है उसकी वजह से होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़रा सा तेज़ होते हैं उनके अंदर करैक्टर ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो वही बात कर रहा है कि नंबर एंड दी वैरायटी ऑफ दी स्पीशीज इन द प्लेस। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास स्पीशीज़ कितनी आती हैं। 25 लाख स्पीशीज़ें हमारे पास, तो कितने 25 लाख स्पीशीज़ जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि उसके अंदर से अगर हम उसको उनकी कैटेगरीज बनाएंगे कितनी, उसमें से ये MCQ पेपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश की है। अगर आप ऐसे स्टडी करें इसको, ये सारा हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ स्पीशीज इतनी है, कितनी है वो 25 लाख, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका 53.1% क्या है, इंसेक्ट्स हैं। आधे से भी ज़्यादा हिस्सा मैंने ड्रा करके बयान करने की कोशिश की है। वैस्कुलर प्लांट 17.6 इसमें क्या है, वैस्कुलर प्लांट है, ये लिखती है वैस्कुलर प्लांट। 19.9 इसमें एनिमल अदर देन इंसेक्ट्स हैं, वो एनिमल्स इंसेक्ट्स को निकाल के। अच्छा, यहाँ पे देखें इंसेक्ट्स का उसने आपको पहले बयान किया कि 53.1 हैं। अब उसने बयान किया कि उसमें 19.9 क्या हैं, वो एनिमल जो इंसेक्ट्स को छोड़ के बाकी एनिमल्स 19.9 हैं। अच्छा, अगर आप वो बात करें कि एनिमल्स टोटल कितने हैं, तो 53.1 ये वाला मिला के और 19.9 दोनों को मिलाकर आप बयान करेंगे, वो इतने बनते हैं। लास्ट में हम चलते हैं तो 9.4 हमारे पास फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ हैं। इसी को मैंने वर्टिकल यहाँ पे बयान करने की कोशिश की है कि ये पूरा हो गया 25 लाख स्पीशीज। इसमें से 53.1% क्या है, इंसेक्ट्स हैं। 19.9 ऐसे एनिमल्स हैं जो इंसेक्ट्स के अलावा हैं। 17.6 वैस्कुलर प्लांट्स हैं और 9.4 में फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ हैं। हम आगे चलते हैं। ये जो रिकॉर्ड उसने यहाँ पे बयान किया, वो कहता है कि इनकम्प्लीट लिस्ट, ये जो सारी लिस्ट उसने इतनी ज़्यादा बातें आपको बताई हैं, बुक में लिखा है कि ये इनकम्प्लीट डाटा है, क्योंकि हर रोज़ हफ्तों की बुनियाद पे, महीनों की बुनियाद पे जो डिस्कवरीज़ हैं वो रोज़ बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें से भी इसमें इजाफा हो चुका होगा। वेरियस केयरफुल एस्टिमेट्स जो आप अंदाज़े लगाते हैं वो ये हैं कि 5 से 30 मिलियंस जो हैं वो स्पीशीज़ इस कायनात के अंदर हैं। कितनी, 5 से 30 मिलियन, जिसके अंदर से हमारे पास सिर्फ 2.5 मिलियन जो हैं, 5 से 30 मिलियन में से सिर्फ 2.5 मिलियन जो हैं, 2.5 मिलियन अभी तक आइडेंटिफाइड हुई हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इफ़ वी हैड, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इफ़ वी हैड, ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है डेफिनेशन के फ़ौरन बात करके, इफ़ वी हैड ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, अगर हमारे पास मुकम्मल तारीख़ का रिकॉर्ड हमारे पास अगर आ जाए इस ज़मीन के ऊपर, जो जब से ये ज़िंदगी इस प्लैनेट के ऊपर आई है तब से लेकर आज तक अगर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए, तो फिर क्या होगा। एवरी lineage would extend back in the time to the common origin of the all early life। कहता है कि अगर हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाए तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो हम यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो इस दुनिया में जो चीज़ या जो तख्लीक हुई जो चीज़, सपोज़ वो ये बनी थी, ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इससे ये 2 बने, इससे ये 2 बने, इसके बाद इससे भी 4 बने, इससे भी 4, इससे भी 4, इससे भी कितने बने, 4 बने। फिर इनमें से हर एक से कितने बने, सपोज हम कहते हैं 4 4, इससे भी 4, इससे भी 4, इससे भी 4 बन गए। इसी तरह इससे भी 4 बने, इससे भी 4, इससे भी 4 और इससे भी कितने बने, 4। हर एक से हम 4 4, फिर हर एक के आगे मज़ीद 4 4 आप करते जाएं। अच्छा, अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, इफ़ वी हैड ए कम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, अगर आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाए हिस्ट्री ऑफ लाइफ का, ज़िंदगी की तारीख़ मुकम्मल पीछे तक का, ऑन दिस प्लैनेट, इस ज़मीन के ऊपर रहने वालों का, देन क्या होगा, एवरी lineage वुड एक्सटेंड, हर एक lineage जो है
वो क्या होगा, वुड एक्सटेंड, वो एक्सटेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, बैक वापस की तरफ फैल जाएगा, इन द टाइम टू द कॉमन ओरिजिन, और कहाँ तक फैलेगा, कॉमन ओरिजिन तक, जहाँ से वो सब निकले थे, ऑफ ऑल अर्ली लाइफ सारी। अब मैं इस बात को यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास सारा रिकॉर्ड आ गया तो आपको पता लगेगा कि ये जो 4 हैं ये किससे निकले, ये इस वाले से निकले, ठीक हो गया। ये वाला किससे निकला, ये इससे निकला। ये वाला कहाँ से आके मिलता है, इसकी कड़ी यहाँ जाके मिलती है। इसी तरीके से आपको हर एक की जो कड़ी नज़र आएगी वो कहाँ जाके मिलेगी, इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये है कॉमन ओरिजिन पॉइंट। अगर आपके पास सारा नॉलेज आ जाए हिस्ट्री ऑफ लाइफ का, तो फिर आप हर एक लीनिएज को बता सकते हैं कि उसका ओरिजिन कॉमन है, इसका ओरिजिन भी ये है, इसका ओरिजिन भी ये है। जैसे हम कहते हैं हम सब आदम की औलाद हैं, अगर सारों का शजरा हमारे पास आ जाए तो कहीं ना कहीं से हम कहाँ पे जाके लगेंगे, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जाके लगेंगे। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पे आती है, वी लैक दिस रिकॉर्ड। हमारे पास अगर ये रिकॉर्ड ना हो, सपोज हमारे पास, हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आके हमारे पास रिकॉर्ड, बल्कि ये है, हम ज़रा पीछे, सपोज़ हम कहते हैं जी ये जो रिकॉर्ड है इसका हमारे पास यहाँ पे आके मिस होगी चीज़ें, यहाँ का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो हम शजरा कितना लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इससे पीछे भी आप नहीं जा सकते। ये मिसाल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके फादर का नाम क्या है, देन आपसे पूछूं उनके फादर का नाम क्या है, आप बताएंगे कि मेरे फादर का नाम इलाही बख्श है। मैं पूछूँ कि उनके फादर का नाम है, आप कहेंगे उनका नाम सपोज़ आप बरकत अली है। फिर मैं पूछूंगा उनके फादर का नाम क्या है, आप कहेंगे वो मुझे नहीं पता। तो उससे पहले का शजरा आपको नहीं पता, इसका मतलब है कि आपका जो लीनिएज है वो कहाँ तक बनेगा, सिर्फ आपके दादाबू तक बनेगा। अगर आपको मुकम्मल शजरा, अरब के बारे में बड़ा मशहूर है, वहाँ के लोग जो होते हैं उन्होंने शजरा जो होता है वो लिखा होता है, अपने पास महफूज किया होता है, तो मुकम्मल उनके पास सारा शजरा पड़ा होता है। बाज़ लोगों को ये पता भी होता है और बाज़ के पास ये लीनिएज नहीं होता। आगे चलते हैं। वी लैक दिस रिकॉर्ड बिकॉज, हमारे पास इस रिकॉर्ड के ना होने की वजह क्या है, मैनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट, हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं जो सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं, जिनके निशानात हमें नज़र नहीं आते जब हम फॉसिल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब जिस चीज़ की फॉसिल ही नहीं है, जिसका हमारे पास कोई निशानात ही नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में फिर हम कैसे, अब हमें 200 साल पुरानी चीज़ का कैसे पता लगेगा जब आपके पास उसके अलामात ही नहीं है, कोई निशानात ही नहीं है उसके। ऑफ द पास्ट हैड नॉट लेफ्ट, जब भी किसी बॉडी के जो फॉसिल्स हैं वो आपके पास ना हों, लेफ्ट का मतलब है पड़े हुए हों, देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड एज फॉसिल्स। इस सारे का मतलब ये है कि हमारे पास ये रिकॉर्ड टूटता तब है जब आपके पास किसी भी बॉडी के फॉसिल्स मौजूद नहीं होंगे, आपकी वहाँ पे ब्रेक लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपके पास इसका फॉसिल नहीं, आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, आपने आगे शजरा बयान करने की कोशिश की, आप उसका लीनिएज बयान नहीं कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था। मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन पढ़ी, हमने देखा कि वो किससे निकला, उसका साइंटिफिक वो मीन क्या है, फिर आपने पढ़ा कि आज इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर आपने पढ़ा कि उसकी जो परसेंटेज है मुख्तलिफ वो कितनी है, फिर वो डाटा कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उसकी वजह क्या है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।